to do. Please listen very attentively. Look here. In the first figure, look here. In the first figure, I don't know whether the one is rarer medium or denser medium. Two is rarer medium or denser medium. I only know that the attentive. I only know that incident ray is coming from one medium to other second medium. So remember, second medium is the later medium. The medium in which light finally enters is called refracting medium. Refracting medium. So there is a symbol which we represent as mu. So the light where finally enters second medium, this mu will be the refractive index of medium 2 with respect to 1. So this is known as, always remember, refractive index of 2 to 1 with respect to 1. So always remember, light always travels, जिस मीडियम में बाद में लाइट आए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहां से आए उसका विद रिस्पेक्ट लगाते हैं. Also write the same thing like this: n to 1. Index is also represented by n. Refractive index 2 of 2 with respect to 1. लाइट 1 से 2 में जाएगी, ठीक है, 1 से 2 में. इसी को लिखने का एक और मेथड है. देखो, जो ध्यान से देख लो बेटे, फिर पता नहीं लगना अपना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. 1 ऊपर लिखते हैं, 1 से 2 की तरफ लाइट आ गई. इसी को लिखने का एक फोर्थ तरीका, अनदर मेथड, 1 here, 2 here. It means light is entering from 1 to 2. Refractive index of 2 with respect to 1. तो सभी बच्चों ने देखा कि इसको लिखने के 4 मेथड्स हैं. मैं एक बार सर्कल में ड्रा कर दूं. ये देखो, एक मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ. चारों मेथड्स आपको याद होने चाहिए. और रादर कुछ किताबें तो अभी ऐसे भी लिख देती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. 1 यहां लगाने लगते हैं. तो इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन के इसके तरीके हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना. दूसरी बात, अगर मैं यहां पर एक एंगल मेंशन करूं, ये वाला, इसको बोलते हैं, येलो वाले एंगल को एंगल ऑफ ग्लास. एंगल ऑफ ग्लास बोलते हैं बेटे. और एक और एंगल मेंशन कर रहा हूं व्हाइट कलर से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, जिसको मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पिंक कलर से, मेजेंटा बोल सकते हो. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो टीचर ने आपको 3 एंगल बताए: एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ ग्लास. अब दूसरे फिगर में आओ बेटे. याद रहे, दूसरे फिगर के अंदर मैंने ऊपर वैक्यूम लिया है और नीचे कोई भी मीडियम लिया. देखो, ऊपर वैक्यूम, ये मस्ट कंडीशन है, मस्ट, और नीचे वैक्यूम, और लाइट ऐसे आएगी. और आप सभी को पता है, मीडियम जो है ना, वैक्यूम के मुकाबले तो डेंसर ही होगा, डेंसर. इसलिए लाइट जब वैक्यूम से मीडियम में एंटर करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ओके. तो आपसे मैं अगर पूछूं, बेटे पहले लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी जिधर को आप ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन लगा रहे हो, ये थी ओरिजिनल डायरेक्शन. फिर मैं बोलूं ओके, अब किधर चलेगी, सर जहां पर आपने आर आर लिखा हुआ है. तो ग्रीन डॉटेड लाइन और ब्राउन कलर की रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों में जितना एंगल बन गया, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. एंगल ऑफ डेविएशन, राइट. और एक बात याद रखनी है, और रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे ने जो येलो कलर वाली स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, जिसको कि रिफ्रैक्टिंग एज भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज,
तो उसके साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं। अब सबसे खास बात जिसकी वजह से मैंने फिगर बनाया, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव, वो सबसे खास बात है, जब वैक्यूम में से लाइट मीडियम में आए तब इस म्यू का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, बल्कि तब इसका नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट वर्ड तब लगाना है जब लाइट वैक्यूम में से आए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेचुरली किसका होएगा वो, मीडियम का होएगा, क्योंकि लाइट फाइनली मीडियम में आई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वैक्यूम ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मैं यहां पर एक खास बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर एब्सोल्यूट वर्ड लगा हुआ है तो आप विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लिखो चाहे ना लिखो, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि लाइट वैक्यूम में से मीडियम में ही आई। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट समझाया मैंने। अब जो मैं अगले दो पॉइंट बता रहा हूं वो तो बहुत ही जरूरी है याद करने, ध्यान से सुनना बच्चे, वो क्या है। अब जो मैं तीसरा पॉइंट बताने लगा हूं, इसमें देखो लाइट मैंने रेयरर से डेंसर में थ्रो करी है, और यहां पर मैंने लाइट जो दूसरा फिगर समझाऊंगा वहां पर लाइट मैं डेंसर से रेयरर की तरफ थ्रो करूंगा। तो पहले मैं रेयरर से डेंसर की तरफ अपने बच्चों को समझाता हूँ। देखो, रेयरर कौन सा होता है बेटे, जहां पर लाइट की वेलोसिटी कंपैरेटिवली लार्जर हो। डेंसर कौन सा होता है, जहां पर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो। तो याद रखना, वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम लाइट की ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम में कम होती है। ओके, और अगली बात याद रखो, ये टीचर ने व्हाइट कलर की जो लाइन दिखाई है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये गिरा करती है, पी पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पी पॉइंट को। यहां पर टीचर ने लाइन ड्रा करी, ये नॉर्मल ड्रा करा क्योंकि येलो वाली लाइन मैजेंटा वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसीलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर ये लाइट व्हाइट लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन देखता मैं, कोई रिफ्लेक्शन ना होती, तब ये स्ट्रेट लाइन में चले गई होती, लेकिन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन प्रोसेस ये अपने डॉटेड पाथ को छोड़कर ये येलो कलर वाले नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों बेंड होती है, ये हमेशा नियम है, जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होएगी। तो बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं, येलो कलर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और डॉटेड व्हाइट और ब्राउन कलर वाले एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ ग्लास। सबसे खास बात, यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर होएगा। इसकी पहली खास बात तो ये होती है कि जब डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालते हैं तो वो ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, एंड वाइस वर्सा भी याद कर सकते हो। यानी कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में आए तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 करेगा। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड है बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तीन मेथड है रादर, एक एक पहला मेथड बताने लगा हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। गौर से देखो क्या लिखा टीचर, जहां से लाइट चली थी उस उसके अंदर लाइट की क्या वेलोसिटी थी वो ऊपर लिखनी, और डेंसर नीचे लिखा है तो उसकी वेलोसिटी नीचे। उल्टा मत कर देना बेटे, रिवर्स मत कर देना। ये था पहला मेथड इसको निकालने का। ठीक है, आप गौर से देखो, रेयरर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है, डेंसर में कम है, इसका मतलब लार्जर चीज इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर थिंग, इसीलिए इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आया। ठीक है, एक इसका दूसरा मेथड सुनो, वो क्या है, अगर हमें ये एंगल पता लग जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये पता लग जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। और क्या होएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम। ये सेकंड मेथड होता है, इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्लियर है बेटे,
दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तीन फार्मूले होते हैं, तीसरा भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसको समझ लो। शाबाश। अब इस केस में लाइट, ये टीचर ने क्या दिखाया, व्हाइट कलर की लाइन, रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज क्या होता है बेटे, जो रेयरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट करता है। और येलो कलर की लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है, इसमें डेंसर से रेयरर में। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी डैश पे गिरी, और यहाँ पर हमने व्हाइट कलर का डॉटेड लाइन नॉर्मल ड्रा करा। नॉर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रिफ्रैक्टिंग एज के साथ। जब लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, तो ये अपना ओरिजिनल रास्ता जो कि ग्रीन डॉटेड लाइन होना चाहिए, उधर को नहीं जाती, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। यानी कि ये इस तरफ को चले जाएगी, जिस तरफ को मैंने आपको ये पिंक मैजेंटा कलर की लाइन दिखाई, इधर को चले जाएगी असली में, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ओके, तो ग्रीन कलर वाली डॉटेड लाइन और पिंक कलर वाली एक्चुअल डायरेक्शन, इन दोनों के अंदर जो एंगल टीचर ने येलो कलर से दिखाया है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। और जो रिफ्रैक्टेड रे ने व्हाइट लाइन के साथ एंगल बनाया है, यानी कि पिंक वाली लाइन ने व्हाइट वाले डॉटेड नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटे, ये एंगल ऑफ ग्लास है। अब इसमें क्या क्या याद रखना, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर निकालो, सर इसमें रेयरर क्यों बोलते हो आप, क्योंकि लाइट बाद में रेयरर मीडियम में एंटर करी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन। दूसरी बात बच्चे, इसमें लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर निकालना है। एक मेथड इसका और भी कौन सा, वो है कि लाइट पहले किसमें जा रही थी, डेंसर में, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम लिख दो। बाद में कहा एंटर करी, रेयरर में, तो बाद वाला नीचे लिख दो, डिनोमिनेटर। तो ये देखो, लेसर थिंग व्हेन डिवाइडेड बाय लार्जर, इसीलिए इसका आंसर लेस देन वन है। तो कोई बच्चे बोलेगा सर इसमें स्नेल्स लॉ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात याद रहे, जब पहले वाला केस करा था रेयरर टू डेंसर, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयरर मीडियम में था, ठीक है, और बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम था। और एक बात याद रखनी है, मान लीजिए यहाँ रेयरर और डेंसर में वही लेता हूं जो यहाँ और लिए हैं। जैसे कि मैं इधर पानी से कांच में लाइट थ्रो करूं, और इधर मैं करूं कांच से पानी में, अगर मीडियम सेम हो, उधर भी वही मीडियम का सेट हो, इधर भी मीडियम वही मीडियम का सेट हो, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने दोनों टिक कर रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल यानी कि आप कह सकते हो, सर आप ये कहना चाहते हो, ध्यान से सुनो, टीचर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन शर्त ये है, जो रेयरर मीडियम इधर है वही उधर होना चाहिए, जो डेंसर मीडियम इधर है वही उधर। ये जो टीचर ने रेसिप्रोकल करके एक फार्मूला लिखा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसी प्रिंस प्रिंस प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल से बना बच्चे, रेसिप्रोसिटी। गॉट इट। अब टीचर, सबसे पहले तो ये पूरा चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको टीचर ने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के तीन मेथड होते हैं, जबकि मैंने तो दो ही बताए। एक ये बताया वेलोसिटी ऑफ रेशो वाला, एक स्नेल्स लॉ बताया, ठीक है। इधर भी ये, इसका नाम क्या लिखा है बच्चों को याद होना चाहिए, वैसे मैंने बोला था पिछली बार, स्नेल्स लॉ। अब टीचर यहाँ बार बार कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के तीन मेथड होते हैं, तो वो जो तीसरा मेथड है उसको मैं समझाने लगा हूं आपको। शाबाश, पहले इतना एब्जॉर्व कर लो, मैं 1-2 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं ताकि आपके अंदर एब्जॉर्व हो जाए और नई चीज सीखने के लिए आप रेडी हो जाओ। शाबाश।
Please make the possible things, make the diagrams as early as possible. और वही डायग्राम आपको बनाने की जरूरत है जो आप सोचते हो मेरे लिए इंफॉर्मेटिव है। लेकिन अगर चारों बना लोगे तो बहुत ही जबरदस्त चीज पेश हो जाएगी, आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी। चारों मैंने इसीलिए एक पेज पर बनाई ताकि आपस में कंपैरिजन हो जाए। हालांकि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट तो हो ही गया खैर, पर ये जरूरी था चारों एक ही जगह पर बनाने। अब जो मैं टीच अब जो मैं आपको बताने लगा हूं बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तीसरा मेथड, उसके लिए मैं स्पेस बनानी पड़ेगी। ऐसे करते हैं, हम इसमें से कुछ साफ इरेज कर लेते हैं जगह। तो इसमें से मैं देखो बेटे, ये वाला सेक्शन इरेज कर, ठीक है, और साथ में चलो ये वाला भी इरेज कर दो। अब देखो, टीचर ने रेयर टू डेंसर वाला रखा है और वैक्यूम टू मीडियम वाला रखा। अब ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं बेटे, आप इस प्रेजेंट फिगर में आओ। ये रेयर है, ये डेंसर है। इसका मतलब टीचर एग्जांपल मान सकते हो आप, जैसे कि पानी से कांच में। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कोई एक मीडियम ले लेता हूँ। बच्चे कहते हैं सर ऐसे करो, आप ना रेयर और मीडियम ले लो। मैंने कहा ओके, ले लेते हैं बेटे, ये ले लिया रेयर और मीडियम। डेंसर वाले को छोड़ दिया, रेयर वाले को नीचे रख लिया, और ऊपर मैंने कर दिया वैक्यूम। वैक्यूम, और अब मैंने लाइट वैक्यूम से रेयर मीडियम में डाल दी। तो आप देखो, हालांकि इसका नाम रेयर मीडियम है, पर वैक्यूम के मुकाबले तो सारे मीडियम डेंसर ही होते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है टोटली एम्प्टी स्पेस। तो ये रेयर मीडियम होने के बावजूद, पानी होने के बावजूद, खाली जगह के मुकाबले ये डेंसर मीडियम है। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। बच्चा कहता है सर इसी को आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। तो आंसर इज यस। जब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो, यानी वैक्यूम से मीडियम में आए, तब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना है। और अगर मैं इसका डेफिनेशन लगाऊं तो कैसे लगाओगे? आप कहोगे सर वही वेलोसिटी वाला फार्मूला, रिफ्रैक्ट वेलोसिटी की लाइट वैक्यूम में डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की लाइट रेयर मीडियम। और वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी फिक्स होती है, सभी बच्चों ने याद रखना है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये तो मैंने वैक्यूम का रेयर मीडियम के साथ करा था। अब मैं क्या करूंगा, इसी डायग्राम में जो डेंसर मीडियम है उसका भी वैक्यूम के साथ बनाता हूं। तो बच्चा बोलेगा सर डू यू मीन कि अब अभी अभी भी यहाँ पर आपने वैक्यूम ले लिया, लेकिन इधर आपने कांच लिया था डेंसर मीडियम को, तो आप डेंसर मीडियम वाला यहाँ यूज करके, तो आप फिर से वही डायग्राम बनाओगे ऐसे करके ऐसे। तो इसमें न्यू कैसे निकालोगे? मैं कहूंगा बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, आई शुड राइट वेलोसिटी वाली रेशियोज, ये निकाल दूंगा। सर ये आपने करा क्यों? इसलिए करा क्योंकि मैं, ध्यान से सुना, आप इस चीज की वैल्यू और इस चीज की वैल्यू, दोनों वैल्यूज निकाल के इस फार्मूले में पुट करूंगा। ध्यान से देख लो, वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम और वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम, इन दोनों फार्मूलों से इनकी वैल्यू निकाल के ओरिजिनल फार्मूले में पुट करूंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पेन रोक के समझना बेटे, यही चीज समझ में नहीं आती। फर्स्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग इन द क्लास, स्टॉप राइटिंग। तो जो मैं इसके बाद करूंगा, तो देखो मैंने पहले यही लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ लाइन लगा देते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। आप कहोगे सर ओरिजिनल फार्मूला ये था, वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब रेयर की वैल्यू यहां से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, क्रॉस पोजीशन, यानी सी अपॉन वी। तो वी आर का मैं वैल्यू लिख रहा हूं, सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम।
तो यहां से भी मैं यही चीज करूंगा, क्रॉस पोजिशनिंग करके, वेलोसिटी डेंसर की इधर और म्यू इधर। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ डेंसर की यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम क्या बनेगी, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेक्यूम। अब जिन बच्चों का मैथ अच्छा है उनको अच्छे से पता है कि अगर तीन डिवाइड आ जाए, एक डिवाइड, दूसरा डिवाइड, तीसरा डिवाइड, तो जो सबसे नीचे वाला होता है ना, वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये मल्टीप्लाई हो गए दोनों, और जो बीच वाले दोनों होते हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाए। तो C रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, C से C कट हो गया। तो आपका ये नया फार्मूला बन गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में निकालना है, तो ध्यान से देखना, रेयरर से डेंसर में गई है लाइट, जो नीचे मीडियम है जिसमें लाइट बाद में एंटर करी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में रखना है, और जो ऊपर है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखना है। क्रॉस रखने हैं, जो रिवर्स रेशो, जहां से लाइट चली उसका डिनोमिनेटर, जहां से लाइट आई वो नोमरेटर म्यू की टर्म्स में, जबकि वेलोसिटी में सीधा था, जहां से लाइट चली वो वेलोसिटी ऊपर, जहां लाइट पहुंची वो वेलोसिटी नीचे। अब इसमें उल्टा है, लाइट रेयरर से डेंसर में आई तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ डेंसर न्यूमरेटर, जहां से चली थी वो डिनोमिनेटर। तो उल्टा है, म्यू की टर्म में लिखोगे तो रिवर्स रेशो, वेलोसिटी की टर्म्स में लिखोगे तो डायरेक्ट रेशो। ये था तीसरा फार्मूला, व्हाट इट। तो नोट कर लेना चाहिए कि अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर में आए तो पहला मेथड है उसका जहां पर टीचर ने स्टार लगाया, दूसरा मेथड है स्नेल्स लॉ व्हाइट कलर से लिखा हुआ जहां पर स्टार लगाया, और तीसरा मेथड अगर मैं लिखूं तो मेरे पास स्पेस की जरा स्केर्सिटी है, फिर भी चलो मैं मेंशन करता हूं यहाँ पर जगह बना के। तीसरा मेथड अगर मैं लिखूं, देखो बेटे, तीसरा मेथड मैं लिखने लगा, ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालना है। तो क्या आया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है हमेशा, वो न्यूमरेटर, और जहां से लाइट चली थी वो डिनोमिनेटर, रिवर्स रेशो। तो ये जो टीचर्स बॉक्स में बंद कर रहा है स्टार वाला फार्मूला, ये थर्ड मेथड। तीन मेथड होते हैं, अगर तीनों में से एक भी कमजोर रह गया आपका तो नहीं होगा क्वेश्चन। इसके बिना प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी अलग से याद रखना आपने, वो भी मैंने आपको समझा। क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं अपने बच्चों को अलग से एक फार्मूला चार्ट बनाने लगा हूं रिफ्रैक्शन के ऊपर, ध्यान से बना लेना फिर क्वेश्चन करेंगे। लिखो ऊपर हेडिंग, नए पेज पे लिखना बेटे प्लीज, फार्मूला चार्ट ऑन रिफ्रैक्शन। शाबाश, फार्मूला चार्ट ऑन रिफ्रैक्शन। टीचर का नाम पता होना चाहिए हमेशा। बेटे मेरे को धीरज वशिष्ठ बोलते हैं। मेरे को वो बड़ा गंदा लगता है जब बच्चे बोलते हैं वो फिजिक्स सर आ गए, वो केमिस्ट्री मैडम आ गए, दो दो तीन तीन साल बच्चे पढ़ जाते हैं और टीचर का नाम ही नहीं पता, तो केमिस्ट्री मैडम ऐसे थोड़ी होता है। आप जिससे ज्ञान ले रहे हो उसका नाम तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो फार्मूला चार्ट बच्चे, शाबाश। पहली बात ध्यान से लिखते जाना। देखो मैं कितने सारे बना दूंगा, पहले तो बॉक्स, ये लो, पहले ही बॉक्स बना दो और लगभग सारे भर जाएंगे बेटे। नंबर वन, देखते जाना बेटे, लिखते भी जाना। सभी बच्चों को याद होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतनी होनी चाहिए। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू जो रेयरर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर हमेशा लेस देन वन। अगली बात, अगर हम दोनों मीडियम सेम ले लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर
इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। लेकिन दोनों मीडियम का सेट सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी बोले। फिर आपने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी करा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो न्यूमरेटर में, वेट ए मिनट, यहाँ म्यू लिखना है बच्चे, म्यू। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो न्यूमरेटर में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर मैंने लिखना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। देखो डेंसर का डेंसर ऊपर, रेयरर का रेयरर नीचे, वेलोसिटी में डायरेक्ट रेशियो। लेकिन जब म्यू लिखना है एब्सोल्यूट म्यू, तो रिवर्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम न्यूमरेटर में, ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डिनोमिनेटर। ओके, और क्या याद रखना है? एक बात ये याद रखनी है बच्चे कि जब लाइट, ध्यान से सुनना, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाए, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाए, तब उस केस में जो आपका, ध्यान से सुनना, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है रेयरर से डेंसर में जाते हुए, स्पेशल याद रखना बेटे, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर है, ठीक है। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाए, डेंसर से रेयरर में जाए, तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ डेविएशन, माइनस एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है बेटे? और सभी बच्चे ने याद रखना है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालना है, तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम, स्नेल्स लॉ। अगर आपने करना होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, तो लाइट डेंसर से रेयरर में आई है नेचुरली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा वो डेंसर में बनेगा, angle of incidence in denser medium, sine of angle of refraction in rarer medium। ठीक है, और एक बात याद रखना है, जब ये स्पेशल चीज है बेटे, ये जो मैं बात बताने लगा, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही हो, डेंसर से रेयर में, और ऊपर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए, पहले तो डेंसर से रेयर में जा रही हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नेचुरली रेयर मीडियम में बनेगा, तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रेयर मीडियम में बना वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तब उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में होता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ओके, और एक बात याद रखनी है कि जब लाइट, योर अटेंशन, जब लाइट हमारी क्या डेंसर से रेयर की तरफ जाए, डेंसर से रेयर की तरफ, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इन, नेचुरली वो क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में बनेगा। सिर्फ इसी को निकाल दो, तब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला मैं यहां बना रहा हूं बेटे, ये फार्मूला थोड़ी सी ज्यादा जगह लेगा, इसको जरा ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना आप। मान लीजिए एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, तीसरा मीडियम ये है, फोर्थ मीडियम ये,
और लाइट हमें नहीं पता कौन सा डेंसर मीडियम है कौन सा रेयर मीडियम है, लेकिन लाइट इनमें से ऐसे होती हुई चलो आ रही है, कभी इधर मुड़ गई कभी इधर मुड़ गई, डिपेंडिंग अपॉन रेयर है कि डेंसर है। इधर ऐसे ऐसे करके मल्टीपल मीडियम आ गए। जब मल्टीपल मीडियम आ जाए और आपसे पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम, लास्ट वाला, और विद रिस्पेक्ट टू वन, पहले वाला, ये आपसे पूछ ले, ठीक है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए वो सुनो। जगह बना ली है मैंने, देखो आपने क्या करना है, टोटल मीडियम काउंट करना है, ध्यान से सुन लेना पेन रोक कर। कितने मीडियम है टोटल, फोर। फोर में से एक माइनस कर दो, तीन आ गया। आपने तीन बार यहाँ म्यू लिख देंगे, म्यू म्यू म्यू। ओके, फिर ये देखना है कहां से लाइट कहां चली थी, वन से लाइट फोर में चली, तो लाइट जहां से चली थी जहां पहुंच गई ना, तो वन यहां लिख दो और आखिरी वाले में फोर लिख दो। अब देखो वन किसके साथ टच में है, टू के साथ, तो यहाँ टू लिख दो। और टू से लाइट किस में आई, थ्री में, तो टू से लाइट थ्री में आई, यहाँ लिख दो। और थ्री से किस में आई, फोर में, तो थ्री यहाँ लिख दो, फोर यहाँ, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, तब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकल जाएगा। एक बात याद रहे, जितने टोटल मीडियम होते हैं उनसे एक कम बार लिखना है मीन, चार मीडियम है तो तीन बार लिखना है, 10 मीडियम है तो 9 बार लिखना है। तो इस, ये जो मैंने प्रिंसिपल लिखा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ओके, तो ये जो मैंने प्रिंसिपल येलो कलर में इस वक्त बंद कर रहा हूं, इसका नाम क्या था बेटे, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी। गॉट इट। ये जो मैंने फार्मूला लिखाया, ये वाला, इसको बोलेंगे स्नेल्स लॉ, इसको भी क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। इतने फार्मूले लिखने के बावजूद जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो ये है जिसको मैंने ये बताया सर, कि वेलोसिटीज की रेशियो की टर्म्स में लिख दो और इसको वर्डिंग में बना के लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये डेफिनेशन। और एक बात याद रखना बच्चे, हमेशा ये म्यू को ऐसे मत लिखना, ये मतलब फिर से बताता हूँ थोड़ा, अगर बहुत से बच्चों को ना गलत आदत पड़ जाती है, फिर वो लिखते हैं, पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं बेटे, एन से, एन से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है, बहुत से बच्चे म्यू को ऐसे लिखने लग जाते हैं, मेरे सालों साल का तजर्बा है, ये गलत है बिल्कुल। म्यू का सिंबल है ये, ध्यान रहे, गलती मत करो, ये वाला नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत। शाबाश। जो बच्चा ये चार्ट नहीं बनाएगा वो समझ लो अपने बोर्ड के फार्मूले जो है, बोर्ड का एग्जाम खुद ही वीक कर रहा है। मैं रुक रहा हूं, फटाफट से चार्ट बना लो, किसी बुक में नहीं मिलना आपको इतना एग्जॉस्टेड चार्ट। और एक बात याद रखना, मैंने इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं कराई जो 10th के सिलेबस से बाहर है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फार्मूले लिखूं बेटे, तो मैं 20 फार्मूले लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन मैंने सिलेबस से बाहर नहीं जाना 10th क्लास, तो इसलिए ये चार्ट बना आपका। लो बच्चे, अब फटाफट से क्वेश्चंस पे आ जाओ। असाइनमेंट हम आपको बाद में भेज देंगे, तो फिलहाल मैं असाइनमेंट यहाँ लिख भी रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देखो हमें क्या कह रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ध्यान से देखना, कहता है एयर से लाइट ग्लास में आ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर
1.5 दिया। ओके, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। और फिर वो बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, कोई बच्चा बता सकता है ये चीज हमें दी हुई है और ये आस्क्ड है, तो कैसे हो सकता है? शाबाश, एनीबॉडी क्लास में करके देखो, एक बार करके देखो। This is the example of rare and dense medium, as light is a rare medium and glass is a dense medium. We know the value of velocity of light and raised to power 8 meter per second. बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जो फार्मूला चार्ट बनाया था ना अभी अभी, उसमें दो चीजें और एंटर कर लो कहीं ना कहीं। ये एंटर कर लो बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू नोट कर लो 4/3। एक ये भी कहीं ना कहीं लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। यानी अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 1.33 एंड सो ऑन, और ये 1.5। ये दो वैल्यूज आपको पेपर में कई बार नहीं दी होती। दे एक्सपेक्ट के इतना तो बच्चों को पता ही होना चाहिए। तो एक गुड़िया ने इसको मेथड को शेयर करने की कोशिश करी, तो लेट्स बी डिस्कस। तो बच्चे जब एयर लेते हैं या वैक्यूम लेते हैं तो एक ही चीज मानते हैं उनको हम। हालांकि वैक्यूम का ट्रू मीनिंग है टोटली एम्प्टी स्पेस, हवा भी ना हो। पर क्योंकि लाइट की वेलोसिटी हवा में और एयर में लगभग बराबर होती है, इसलिए लाइट के चैप्टर में, किसी और चैप्टर में नहीं, लाइट के चैप्टर में हम एयर को भी वैक्यूम का कंसिडर कर सकते। और एक और बात याद रखना, वैक्यूम का एक नाम और भी होता है फ्री स्पेस। नोट कर लो कहीं ना कहीं यहाँ पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वैक्यूम इज आल्सो कॉल्ड फ्री स्पेस। तो यहाँ पर बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। ठीक है, कितनी वैल्यू? 1.5। लेकिन बच्चे आपको याद है टीचर ने क्या फार्मूला कराया था कि वेलोसिटी की टर्म्स में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो डायरेक्ट रेशियो, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये ऐसे हमने सीखा था, गॉट इट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वाले को याद है बच्चे, हम इसको ऐसे लिखा करते थे सी से। इसी को तो सी लिखते थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है तो आई कैन ब्रिंग इट टू दिस साइड एंड ब्रिंग इट टू दिस साइड। So therefore, in the next step after cross positioning, velocity of light in glass is given by, मैं c की वैल्यू रख रहा हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, तो आपने इसको देखा, इसको कट करा तो नेचुरली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 3 जो होता है 1.5 का डबल होता है। शाबाश, जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटे। अगर सुस्त हाथ भी नहीं खड़ा करके आप टीचर को बता सकते तो यू आर नॉट रिस्पेक्टेड। एक बच्चे का हाथ नहीं खड़ा कर रहा है 10th ई में, वो बच्चा मेरी क्लास में ना बैठे भाई। या तो लेफ्ट हैंड खड़ा होना चाहिए अगर नहीं समझ आ, या तो राइट हैंड अगर समझ आ। सुस्त बच्चा नहीं चाहिए। थैंक यू, शाबाश, सभी बच्चों को समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे हमें वो बोलता है, ध्यान से सुनो, बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन एज 2.42 और पूछता है इससे इस स्टेटमेंट से आप क्या क्या कंक्लूजन्स निकालते, व्हाट कंक्लूजन यू डिसाइड। क्या है, आपको पेपर में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद डायमंड इज इक्वल टू 2.42। और सभी बच्चों ने याद रखना है
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिट लेस होता है, इसकी कभी यूनिट नहीं होती। ऐसा नहीं है 2.42 मीटर लिखा हो या मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसा कभी नहीं होता। ओके, ये भी उस फार्मूला चार्ट में लिख देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज यूनिटलेस, फार्मूला चार्ट में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कोई बच्चा बेटे 10th सी में से है जो मेरे को आकर बता सके? 10th सी में से मेरे को बताया गया 10th सी में ये दो बच्चे बहुत जबरदस्त हैं, हरनूर सिंह और हरजोत कौर। ऐसा बोला है कि ये बच्चे दो कोई भी जवाब दे सकते हैं 10th सी में। इस तरह की बात है या नहीं है? और मेरे को एक बात और बोली है कि 10th ई में एक बच्चा है, दो बच्चे, गुंजन और मनजोत कौर, ये कहते हैं ब्राइटेस्ट बच्चे हैं हमारी क्लास के, ऐसा मेरे को बोला गया। इज देयर एनी स्टूडेंट आउट ऑफ द 4 स्टूडेंट्स हु कैन रिप्लाई माय क्वेश्चन? There is no students Harjot and Arnoor in taxi. अच्छा सर, Taxi Arnoor and Harjot. तो मेरे को यही देगा, पता नहीं कौन सी दे दी, चलो छोड़ो, लीव इट। थैंक यू सर। तो बेटे याद रखना, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है तो मैं इसका आंसर बोलता हूँ डायमंड। तो आपने एक चीज नोट करी, उसने विद रिस्पेक्ट टू कुछ बोला ही नहीं। अगर विद रिस्पेक्ट टू ना भी बोला हो पेपर में तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। ओके, तो पहला कंक्लूजन, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दूसरी बात आप लिखोगे पेपर में, इट शोज दैट लाइट इज एंटरिंग टू डायमंड व्हाइल कमिंग फ्रॉम वैक्यूम। तो लाइट जो है वो वैक्यूम से आती हुई डायमंड में एंटर करेगी। दूसरा कंक्लूजन आप पेपर में ये बताओगे। ओके, तो जब डांसर में जाती है तो अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़ के वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ जाती है। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया बेटे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपको सेकंड बात बतानी है, जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करे। ये दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा कंक्लूजन आप लिखोगे कि क्योंकि ये 2.42 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वैक्यूम में से लाइट आ रही है, तो वैक्यूम की वेलोसिटी होती है c, और डायमंड के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट हम v लिख सकते हैं डायमंड में। तो आप कह सकते हो कि लाइट की वेलोसिटी डायमंड में हम निकाल सकते हैं। पूछेगा कैसे, तो आप कहोगे सर ये क्रॉस पोजिशनिंग करके आप निकाल सकते हो लाइट के अंदर, लाइट की वेलोसिटी डायमंड में कितनी, सी की वैल्यू सभी को पता ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 2.42। बस आप कैलकुलेशंस करके बता देना उसको। और आप गौर से देखो बच्चे कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो ये चीज डिवाइड करके काफी कम आ जाएगी लाइट के मुकाबले। लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में जो होती है उसके मुकाबले काफी कम है ना। अब डिवीजन करके देखो, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के ऊपर, राइट। जितने भी मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एक्चुअली लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से रेफरेंस लेके बता रहा हूँ। फिर वो एक हमें क्वेश्चन बताता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि आप डायग्राम बनाओ रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन एंड ग्रेजिंग। ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्शन लिंक्ड डायग्राम related to grazing process, grazing grazing process
अब यहाँ पर 10th क्लास का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हमने तो इंग्लिश में पढ़ा ग्रेज मैंने तो होता है जो हमारे मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, वो जब घास चरते हैं उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। ये ऑप्टिक्स के चैप्टर में ये वर्ड क्या कर रहा है, अभी समझ आएगा, ध्यान से सुनना बेटा। जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना है, योर अटेंशन, कि आपने ये डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है, कि रिफ्रैक्टिंग एज में लाइट आपने डेंसर से रेयरर की तरफ थ्रो करनी है, डेंसर से रेयरर की तरफ, ओके। और जैसे ही आपने डेंसर से रेयरर की तरफ लाइट थ्रो करी, मान लो ये लाइट गई ऐसे, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर गिरे, पी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो टीचर इस वक्त मेजेंटा कलर की लाइन बना रहे हैं डॉटेड, वो व्हाइट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसीलिए 90 डिग्री मेंशन करा है और मेजेंटा लाइन को एन एल लिखा है, यानी कि नॉर्मल। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात जो मैं अब कह रहा हूं बेटा। जब भी आपको ग्रेजिंग वर्ड बोल दे, ग्रेजिंग, तब आपने रिफ्रैक्टेड लाइन जो दिखानी है, अब वो लाइट लाइन जो आपने रे ऑफ लाइट दिखानी है, ना तो रेयर मीडियम में दिखानी है ना तो डेंसर मीडियम में, आपने अलोंग द एज ही दिखानी, अलोंग द एज, ओके। जब अलोंग द एज जाए लाइट, ना रेयरर में जाए ना डेंसर में जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेजिंग। अब ये वर्ड ग्रेजिंग क्यों लगाया बेटे, जो मवेशी लोग, मवेशी जानवर होते हैं ना, जहां जहां से ये घास चरते हैं उतनी जमीन को बिल्कुल समतल कर देते हैं, समतल बैलेंस, ऊंचा नीचा घास खत्म कर देते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो एरो है वो कटिंग करता हुआ जा रहा है और मुलायम करता हुआ जा रहा है। तो क्योंकि घास भी बिल्कुल मुलायम कर देते हैं, वहां से इन्होंने ये वर्ड उठा लिया साइंटिस्टों ने, इस प्रोसेस को ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा सर दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनाया है रेयरर मीडियम में वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, 100% 90 डिग्री होगा। सर इसी को तो आपने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो रेयरर डेंसर मीडियम में बनाया स्पेशल वैल्यू, इसी का नाम आपने नाम दिया था ना समझाते हुए, सी से, क्रिटिकल एंगल। द आंसर इज यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो स्पेशल वैल्यू डेंसर मीडियम के अंदर क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री पाया गया। ये याद रखना, ध्यान से सुन लो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ग्रेजिंग रे डायग्राम, तो ये बनाई दी, आपसे पूछ ले व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल आप क्या लिखोगे, critical angle is that special value of angle of incidence in the denser medium such that it is found that angle of refraction in the rarer medium is exactly 90 degree. At the same time, it has been found that refracted ray goes along the refracting edge. Neither it enters rarer medium nor denser. ओके। दूसरी बात, अब बच्चा बोलेगा सर इसका कोई रिजल्ट भी है, तो यस इसका एक रिजल्ट है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ के मुताबिक सभी बच्चों को पता है कि लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ भेजने की कोशिश करी गई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर लिखा जाएगा कि लाइट डेंसर से रेयरर में आई है, सभी बच्चों को पता है सर, ओके। साइन आई अपॉन साइन आर, तो आप कहोगे सर साइन आई को साइन सी लिख दो, साइन आर को 90 लिख दो, सभी बच्चों को पता है साइन 90 मैथ के मुताबिक 1 होता है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू साइन सी, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। ये जो मैं बॉक्स में फार्मूला लिख रहा हूं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजिंग। और एक बात और याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजिंग बच्चे क्या, वो ये याद रखनी है कि क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको इससे भी इक्वेट किया जा सकता है। तो अब ये पूरा फॉर्मेट बन गया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजिंग।
और एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा बस लास्ट में जाते जाते, कि बच्चा बोलेगा सर ये जो इंसिडेंट रे जा रही है ना यहाँ बल्ब से, सोर्स ऑफ लाइट से, अगर मैं इस बल्ब को थोड़ा और ऊंचा उठा दूं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को सी से भी बड़ा कर दूं, तो क्या होएगा? वेरी सिंपल, इंसिडेंस का एंगल बढ़ता ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 90 डिग्री से भी बड़ा होना पड़ेगा। फिर से सुनो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में डेंसर मीडियम में सी से भी बड़ा कर दूं, तो इस सोर्स को ऊपर उठाना पड़ेगा, सोर्स को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो ये येलो लाइट यहां से ना जाके यहां से जाएगी। फिर तो जब सी से भी बड़ा होगा तो आर को 90 से भी बड़ा होना पड़ेगा, और आर को 90 से बड़ा होने के लिए ये जो ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड रे है उसको वापस डेंसर मीडियम में एंटर करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। देखो ये मैंने बनाया नॉर्मल, और मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर की ये लाइट फेंक दी, देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो देखो ये वाला एंगल इस वक्त सी से भी ग्रेटर, तो लाइट को इधर आना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल को 90 से भी बड़ा होना पड़ेगा। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ थ्रो करी जाए और वो रेयरर में ना एंटर करे, ना ही रिफ्रैक्टिंग एज के अलोंग जाए, बल्कि डेंसर में ही वापिस आ जाए, तो इस चीज को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इसलिए जितनी लाइट फेंकते हैं सारी की सारी वापस आ जाती है, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इंटरनल इसीलिए जिस मीडियम से गई उसी में वापस आ गई। रिफ्लेक्शन वर्ड लगाते हैं इसके लिए, इसलिए कि ये दिखने में ऐसे लगता है जैसे मिरर से टकरा के वापस आ रही, हालांकि ये स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन है, पर बोलने में लिखने में बोला जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम अगली बार करेंगे। और मैं सच बताऊं आपके स्कूल का डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे अच्छे से पढ़े। सबसे ज्यादा थैंकफुल हूं मैं उन टीचर्स का जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं। सर बिकॉज ऑफ मैडम, बिकॉज ऑफ यू पीपल, आई एम ट्रांसफरिंग द नॉलेज टू द यंगर जनरेशन ऑफ अवर भारत। थैंक यू सो मच।